महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है रात के अंधेरे में। सिगरेट और शराब का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। रात के अंधेरे किसी भी तरह से सिगरेट या शराब का प्रसार करना जरूरी नहीं समझता है। कहानी की मांग को देखते हुए यहाँ पर सिगरेट और शराब का उल्लेख किया गया है, मगर हम समझते हैं कि हमारे सभी श्रोता समझदार मस्तिष्क के हैं और वो इसे कहानी की मांग की तरह लेंगे और किसी भी तरह से इससे प्रभावित या इसका विज्ञापन नहीं समझेंगे। अभी देखकर आश्चर्यचकित था। मैं भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। सामने जो कुछ हम देख रहे थे उसे देखकर हम जैसे कांप उठे थे। ये कैसे हो सकता है? नहीं, ये सच नहीं हो सकता। काश ये सच न होता। मगर इस वक्त जो हम देख रहे थे वो हमारे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई थी। मैं ऑफिस में क्लर्क की जॉब करता हूं। वैसे कहने को अभी तक विवाह नहीं किया है। कहने को क्या, सच में नहीं किया है, क्योंकि अपने दोस्तों की शादी के बाद जो हालत देखी उससे डर ही लगता है। आजकल लड़कियों पर भरोसा करना और लड़के मुझे कतई पसंद नहीं है। खैर, बात शुरू हुई मेरे मित्र वीरेंद्र से। वीरेंद्र और मैं बचपन के दोस्त थे। वीरेंद्र के पिता का अच्छा खासा बिजनेस था। कॉलेज खत्म होने के बाद वीरेंद्र उसी में बिजी हो गया। मैं भी नौकरी की तलाश में लग गया और एक दिन बैंक में क्लर्क की जॉब लग गई। जैसा होता है, परिस्थितियों अनुसार दोस्त जुदा हो गए। मगर एक दिन अचानक ही वीरेंद्र के बारे में पता चला। सुनकर मैं द्रवित हो उठा। वीरेंद्र ने शादी कर ली थी। मगर जिस जल्दबाजी में शादी हुई उतनी ही जल्दी तलाक भी हो गया था। मुझे बेहद तकलीफ हुई थी जब मैं ये बात सुना। अपने जिस मित्र से मुझे इस बात का पता चला उसी से मैंने वीरेंद्र का नंबर लिया और उसे कॉल कर बैठा। वो तो मेरा कॉल पकड़ जैसे पागल सा हो उठा। ये कब मिलना है, कब मिलना है? तू मिल यार, मिल। उसके बाद हम मिले भी। फिर तो अक्सर खाली समय में मोबाइल पर बातचीत होने लगी। उस दिन अचानक वीरेंद्र बोला, अच्छा सुन, कल शाम 5 बजे की गाड़ी है, ठीक है? स्टेशन पहुंच जाना। अब तुझे मेरा गांव तो याद है ना? एक बार हम गए थे, बस वहीं चल रहे हैं छुट्टियां बिताने। अरे क्या कह रहा है वीरेंद्र? मुझे ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ेगी? अचानक ये सब थोड़ी होता है। देख भाई, ऐसे भी मैं इस वक्त जिंदगी में बड़ी परेशानियों से होकर गुजरा हूं। थोड़ा रिलैक्स करना चाहता हूं। तू, मैं और मेरे मामा का लड़का अभी, बस हम तीनों होंगे वहां। अभी का कमरा ऊपर है, बोतल खोलिंग, दारू पोलिंग, ठीक है? कल तो स्टेशन पर मिल जाना, वरना अपनी दोस्ती हमेशा के लिए खत्म। अजीब अजीब किस्म का दोस्त था मेरा। मैं उसकी परिस्थितियों को देखते हुए उसे इनकार नहीं कर सकता था, इसलिए किसी तरह छुट्टी का इंतजाम किया और स्टेशन पहुंच गया। इस वक्त 4:30 हो रहे थे, मगर न तो ट्रेन का पता, न हमारे वीरेंद्र भाई साहब का। स्टेशन पर बैठे बैठे मैं पगलाता सा जा रहा था। कॉल भी लगाया मगर कॉल रिसीव नहीं किया उसने। कहीं कोई जोक तो नहीं मारा उसने मेरे साथ?
उसकी बात सुनकर मैं स्टेशन चला आया, छुट्टी ले ली और 15 मिनट बीत गए। अब मैं असह्य सा हो उठा था। स्टेशन पर बैठे रहना मेरे लिए उचित न था। मैं निकलने ही वाला था, कंधे में हाथ पड़ा। अबे कहाँ जा रहा है? तो तू इतनी देर से आ रहा है? हाँ क्या? अरे भाई वो थोड़ा काम आ गया था, क्या बताऊं। अच्छा, अबे अभी तो 4:45 हैं। हैं? ट्रेन कितने बजे की है? 5 बजे की। यार तू हर चीज में इतना परेशान क्यों हो जाता है? हैं? तेरे बचपन की और कॉलेज लाइफ की आदत नहीं गई है। अब देख, 5 बजे की ट्रेन है, 4:30 बजे से स्टेशन में आकर बैठा है। देख भाई, मेरी आदत है वक्त से पहले पहुंचने की। जल्दबाजी में फिर ट्रेन के पीछे दौड़े, ये सब मुझे पसंद नहीं। अरे यार, एक आध चाय मिल जाती तो। चाय पीकर हम ट्रेन में बैठे। ट्रेन सही समय पर ही गांव पहुंच गए। शाम के 6, 6:30 बज रहे होंगे। अब ये आपके भाई साहब कहाँ हैं? गांव का स्टेशन काफी छोटा सा ही था। अरे आ रहा होगा, बोला तो था आ जाएगा। वहां खड़े खड़े हमें करीब आधा घंटा हो गया। 7 बजने वाले थे। चारों ओर धीरे धीरे अंधेरा फैल रहा था। तभी अचानक दूर से एक खटारा साइकिल की आवाज कान में पड़ी और प्रकट हुए अभी। अब सॉरी दादा, वो थोड़ा लेट हो गया। अरे हम लोग जाएंगे कैसे? तेरी साइकिल में? अरे नहीं नहीं, वो रिक्शा साथ लाया हो ना, देखिए। मैं तब तक लघु शंका निवारण के लिए पास ही की झाड़ियों की तरफ चला गया। अभी निवृत्त होकर मैं वहां से जाने ही वाला था कि अचानक मेरी नजर पड़ी सामने सरसराती झाड़ियों पर। मैं चौंक उठा। इस तरफ ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी, सुनसानता ही था ये इलाका। और ऐसे में पेड़ों में क्या हो सकता है? मैं डरते डरते वहां से हटने ही वाला था कि अचानक झाड़ियों से निकलकर आया एक लोमड़ी, आकार में काफी छोटी। श्श, श्श, श्श। मैंने डरकर उसे भगाने की कोशिश की, मगर वो एकटक मेरी तरफ देखता रहा बिना डरे। मैंने एक पत्थर उठाकर उसे मारा, तब जाकर भागा। लौट के आके मैंने वीरेंद्र और अविक से कहा, अरे तुम लोगों को पता है मैंने अभी क्या देखा? एक लोमड़ी। अबे तो इसमें बड़ी बात क्या है? हैं? गांव में ये सब आम बात है, और वैसे भी ये तो जंगल के बहुत करीब है। लोमड़ी ओमड़ी बहुत घूमते ही रहते हैं, चिंता मत कर। इसके बाद हम रिक्शे पर बैठ गए। रिक्शा मंथर गति से चला जा रहा था। आसमान में चांद निकल आया था। आज शायद अष्टमी या नवमी होगी। मध्यम चांद की रोशनी में कच्चे रास्ते पर चलता हुआ रिक्शा, चारों ओर फैले हुए खेत और बड़े बड़े पेड़, बड़ा ही आनंददायक वातावरण था। अचानक दूर जंगल की तरफ मैंने इशारा करते हुए कहा, वो कहाँ का जंगल है? ओ, हमारे गांव की तरफ का ही है, मगर उधर लोग जाते नहीं हैं। उधर की बात भी मत कर, यहाँ उसे भी पसंद नहीं किया जाता है। रिक्शा वाला सुन लेगा तो फिर यहीं उतार देगा। हाँ, आश्चर्य, जंगल के बारे में बात करने में ऐसा क्या है? हम अविक के घर पहुंचे। अविक के पिता के गांव में एक छोटी सी किराने की दुकान थी। पिता के देहांत के बाद अविक और उसकी मां ही उसे संभालते थे। 2 मंजिला घर, नीचे की मंजिल पर बैठक, रसोई और अविक की मां का कमरा था। ऊपर अविक का कमरा था। हमें आता देखकर उसकी मां बड़ी प्रसन्न हुई। अरे आओ आओ आओ, तुम लोग आ गए। बैठो, हाथ मुंह धो लो, मैं नाश्ता लगाती हूं।
नाश्ता काफी जोरदार ही था। इसके बाद रात के खाने में भी चिकन था। खाना खाने के बाद हम तीनों ऊपर अविक के कमरे में चले गए। यहां ठंड बड़े गजब की पड़ती है, आज भी थी। हमने स्वेटर, हैंड ग्लव्स, मफलर सब कुछ बांधा रखा था। कमरे में रजाई के अंदर घुसे हुए थे हम। तभी वीरेंद्र और अविक ने बोतल खोल दी। मैं जरा इन सब चीजों से दूर ही रहता हूं, इसलिए मैंने उनसे थोड़ी दूरी ही बनाई। अबे क्या यार, तूने अभी तक पीना नहीं सीखा है? पीने में जो मजा है क्या बताऊं। कमरा पूरी तरह से पैक था, इसलिए बाहर की कोई भी आवाज ठीक से अंदर नहीं आ रही थी। मगर हां, दूर कहीं कीर्तन चल रहा था, शायद किसी मंदिर में। मैंने अचानक वीरेंद्र से पूछा, वीरेंद्र एक बात बताएगा? हाँ पूछ। वो जंगल से लोग इतना डरते क्यों हैं? अरे यही के लोगों का डर है। तो जानता है गांव में कितने तरह के अंधविश्वास फैले रहते। एक कहानी है यहाँ की। कहानी? कैसी कहानी? चल बताता हूं। अभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अरे दादा, मैं ये सब अंधविश्वास नहीं मानता। हाँ, सही बोला तूने। देख, कहते हैं आज से कई सालों पहले, जमींदारों के समय में, एक दिन यहाँ के एक बड़े जमींदार के घर में हलचल सी मच गई। दरबानों ने आकर जमींदार से कहा, बाहर कोई एक तांत्रिक सा व्यक्ति आया है जो कुछ कह रहा है। जमींदार उससे मिलने के लिए बाहर आए। तांत्रिक ने हाथों में इंसानी खोपड़ी और इंसानी हड्डी पकड़ी हुई थी। वो बोल पड़ा, जमींदार, तुम्हारे गांव पर तानों की नजर लग गई है। वो बहुत जल्द इस गांव में आने वाला है, तबाह कर देगा पूरे गांव को। महामारी फैलेगी, हैजे की महामारी। पीछे के 2 गांव तक वो तबाही पहुंचा चुका है। जमींदार सुनकर घबरा गए। महाराज, बचाइए हमें इससे। अरे तभी तो मैं आया हूं। मैंने अपनी तंत्र साधना से उस दानव को बांधने का उपाय खोज निकाला है। आज एकादशी की रात है। आज की रात मैं तुम्हारे गांव में पूजा करूंगा और गांव की सीमा पर ही उस दानव को रोक दूंगा। महाराज, आपकी पूजा के लिए क्या व्यवस्था करूं? कुछ नहीं, बस गांव के बाहर जो काल भैरवी का मंदिर है उसकी साफ सफाई करवा दो। उसी जंगल की तरफ एक मंदिर है, उसे काल भैरवी का मंदिर कहा जाता है। देवी काल भैरवी की वहां कभी पूजा होती थी, मगर समयांतराल में पूजा पाठ बंद हो चुकी थी। मंदिर एक तरह से वीरान ही पड़ा था। उस पुजारी ने वहीं पर पूजा करने की बात कही। जमींदार ने पहले तो ना नुकुर की, क्योंकि उस मंदिर को उतना अच्छा नहीं माना जाता था, मगर गांव की रक्षा के लिए कुछ तो करना था। अतः मंदिर की साफ सफाई करवा दी गई। मंदिर के अंदर एक काली सी प्रतिमा थी, देवी की, काल भैरवी। मगर देवी किसका प्रतिरूप है, क्या है, ये किसी को भी ठीक से पता न था। एकादशी की रात को जब चारों तरफ सन्नाटा फैल गया, पुजारी ने पूजा करनी चालू की। आगे कहते हैं ऐसा हुआ था, ऐसा स्पष्ट किसी को पता नहीं। पुजारी ने इंसानी खोपड़ी में शराब डाली और पिया। उसके बाद एक छोटा सा यज्ञ कुंड बनाया। यज्ञ कुंड में लकड़ियां डालकर वो हवन शुरू करने वाला था।
कि अचानक आसमान में बादल छा गए, तेज बारिश होने लगी। मंदिर की छत उतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए पानी बहकर अंदर आने लगा। इसके चलते यज्ञ कुंड की लकड़ियां गीली हो गई, मगर अपने अथक प्रयास से पुजारी ने यज्ञ कुंड की लकड़ियों को अंततः जला लिया और यज्ञ शुरू किया। यज्ञ अभी आधा ही हुआ था कि अचानक पुजारी को किसी के हंसने की आवाज आई। पुजारी चौंक पड़ा। उसने यज्ञ कुंड की अग्नि से जैसे ही आंखें उठाई, सामने काल भैरव की प्रतिमा नहीं थी, वो जगह खाली थी। पुजारी चौंक कर कुछ करता, इससे पहले ही उसके पीछे फिर से वही हंसी सुनाई। पुजारी, मैं आ गई हूं, अब तू कुछ नहीं कर सकता। ये आवाज आने के बाद ही अचानक यज्ञ कुंड की अग्नि बुझ गई। इसके बाद अगले दिन पुजारी की लाश मंदिर में पड़ी मिली। मंदिर से काल भैरवी की प्रतिमा भी गायब थी। पुजारी की लाश इस हाल में मिली थी कि उसका सर कभी नहीं मिल पाया। गांव वाले कहते हैं वो दानव गांव में ही छुप गया। इसके बाद समय अनुसार गांव में भयानक हैजा फैला, जिसमें बहुत सारे लोगों की मौत हुई। इस बात का पुजारी ने पहले ही उल्लेख कर दिया था, मगर लोगों का मानना यह है कि वो दानव उसके बाद भी गांव से नहीं गया। वो गांव में ही छुपा हुआ है, हमारे बीच किसी के रूप में, और समय अंतराल में एक बार फिर से जाग उठेगा गांव में नरसंहार फैलाने के लिए। कुछ लोगों का मानना है कि उसी मंदिर में वो दानव छुपा हुआ है, इसलिए उस जंगल की तरफ लोगों ने जाना बंद कर दिया। जाना क्या, अब तो उस जंगल का नाम लेने में भी लोग डरते हैं। मुझे बेहद आश्चर्य हुआ। मुझे लगा एक बार जाकर उस मंदिर को देखना चाहिए। मैंने दोनों से कहा, मगर तब तक वो शराब के नशे में सो चुके थे। मैं समझ गया था अगर ये बात मैं उनसे कहता तो वो मुझे जाने नहीं देते, पर पता नहीं किस आकर्षण के चलते मैं उस मंदिर को एक बार देखना चाहता था। उस दिन अविक और विनोद पासी के गांव में फुटबॉल का मैच देखने वाले थे। वैसे सच कहूं तो ये ट्रिप मेरे लिए काफी बुरी रही, क्योंकि ज्यादातर समय अविक और विनोद ही आपस में अपने बचपन की, कॉलेज की बातें करते रहते। मैं बस उनकी बातें सुनकर हाँ हूं करता। इस फुटबॉल मैच में भी उनके काफी सारे दोस्त खेलने वाले थे। मुझे लगा दिन भर लोगों को फुटबॉल पीटते देखना, वो भी अनजान लोगों को, बेवकूफी है, इसलिए मैंने जाने से इनकार कर दिया। अविक जब नहीं होता था तो दुकान पर उसकी मां बैठती थी। दिन भर तो मैंने सोकर बिताया, क्योंकि रात में मुझे ठीक से नींद नहीं आई थी। अब इसे जगह की बदली की वजह से कहें या उस कहानी की वजह से, पता नहीं। सुबह मैं जल्दी ही उठ गया था। मन में कौतूहल था एक बार उस जगह को देखने के लिए। मैं एक शाल ढककर घर से बाहर निकल ही रहा था कि अविक की मां बाहर झाड़ते बुहारते मिल गई। अरे, तुम उठ गए? रात में ठीक से नींद नहीं आई? जगह बदली होने से ऐसा होता है। जी आंटी, बाकी लोग सो रहे हैं, तुम कहाँ जा रहे हो? मेरी नींद टूट गई तो मैंने सोचा थोड़ा गांव घूम लेता हूं। वैसे भी सवेरे सवेरे गांव घूमने का आनंद ही कुछ और है। हाँ हाँ, मगर जल्दी लौट आना, ठीक है? मैं नाश्ते में इंतजार करूंगी।
मैं चुपचाप वहां से निकल आया। बात सच भी है, भोर के समय गांव के भ्रमण का आनंद ही कुछ और होता है। और इसी दौरान मैंने जंगल और वहां जाने का रास्ता ठीक से देख लिया था। रास्ता एक पतली सी पगडंडी से होकर गुजरता था, जिसके दोनों ओर तालाब था। आगे जंगल और सूखे पत्तों का ढेर था। कई सालों से कोई उधर नहीं गया था। दोपहर को मैं आराम से सोया। शाम 6 बजे अविक की मां घर का काम निपटाकर दुकान के लिए निकल गई। उनके 5 मिनट बाद ही मैं घर से निकल गया। चुपचाप मैं जंगल की ओर बढ़ चला। अभी तालाब वाली पगडंडी के पास पहुंचा ही था कि अचानक ऐसा लगा जैसे कोई चीज मुझे घूर रही है। मैंने चौंक कर उस ओर देखा और चौंक पड़ा। अरे, ये उस दिन वाली लोमड़ी है ना? नहीं नहीं, वो तो स्टेशन के पास मिली थी, मगर दिखने में हूबहू ऐसी ही है। वो एकटक मुझे देखे जा रही थी। हश हश! एक बार फिर से मैंने उसे भगाने की कोशिश की। वो मुझे उसी तरह देखते हुए उल्टे कदमों से तालाब की उस पगडंडी से होकर उस पार गया और फिर गायब हो गया। आश्चर्य, ये मुझे इस तरह से क्यों देख रहा था? यही सोचते सोचते मैं धीरे धीरे तालाब की पगडंडी पार कर उस ओर चला आया। अभी ठंड का समय है, इसलिए इस इलाके में सांप वगैरह का डर नहीं है, मगर ऐसे दलदली तालाबी इलाकों में जोंक वगैरह बहुत होते हैं, उनसे बचना जरूरी था। सूखे पत्तों पर मेरे पैरों की आवाज स्पष्ट सुनाई दे रही थी। मैं धीरे धीरे उस मंदिर के पास पहुंचा। जैसा कि मुझे पता था, मंदिर वीरान था। अंदर मूर्ति भी नहीं थी। चारों ओर का वातावरण काफी सुनसान था। झींगरों की आवाज के अलावा कभी कभी लोमड़ियों की आवाज भी आ रही थी। इस इलाके में लोमड़ी बहुत ज्यादा है। धीरे धीरे अंधेरा फैल चुका था। मैं वापस जाने के लिए सोच ही रहा था कि अचानक ही तालाब में एक आवाज आई, जैसे जैसे कोई तालाब के पानी में उतरा हो। मैं चौंक पड़ा। वो लोमड़ी तो नहीं, मगर वो तालाब के पानी में क्यों उतरेगी? मैं दबे कदमों से तालाब की तरफ चल पड़ा। तालाब के पानी में अब भी वैसी ही आवाज आ रही थी। चलते चलते अचानक मुझसे एक गलती हो गई। मैंने पत्तों के एक बड़े से ढेर पर पैर रख दिया और आवाज होते ही साथ सब कुछ शांत हो गया। आगे बड़ी सावधानी से मैं तालाब के पास पहुंचा। तालाब के पानी के एक ओर अब भी लहरें उठ रही थी। इसका मतलब वहां पर कोई था या कुछ था जो मेरे पैरों की आवाज से शायद कहीं चला गया। आसमान में चांद निकल चुका था और चांद की मध्यम रोशनी में मैंने अगले पल जो कुछ भी देखा वो मेरे लिए आश्चर्यजनक था। कुछ देर चुपचाप खड़ा रहा मैं। वो जो भी था उसे लगा मैं शायद वहां से जा चुका हूं, इसलिए वो दोबारा हरकत में आया और तालाब के पानी से निकल कर आई एक नारी की आकृति। वो औरत
शरीर से पूरी तरह निर्वस्त्र थी। उसके बड़े बड़े बाल पूरे शरीर में बिखरे हुए थे। शरीर का जितना हिस्सा खाली था उसे देखकर समझ में आ रहा था वो पूरी तरह से काली है। अचानक ही मेरे देखते देखते वो तालाब से निकलकर पास ही के जंगल की झाड़ियों में गायब हो गई। मगर सबसे बड़ा आश्चर्य ये था कि वो इंसान की तरह 2 कदमों पर नहीं बल्कि 2 हाथ और 2 पैरों पर चल कर गई, जैसे जैसे एक मकड़ी चलकर जाती है। उसे देखकर मैं आश्चर्यचकित सा हो गया था। मैं पागलों की तरह घर की तरफ दौड़ गया। घर पहुंचा तो अभी तक कोई भी नहीं लौटा था। घर में मेरे धड़कते दिल की आवाज मुझे खुद सुनाई दे रही थी। मैं डर के मारे पसीने से तरबतर हो गया था। ये क्या देखा था मैंने? क्या मेरी आंखों का भ्रम था या कहीं वो काल भैरवी तो नहीं? कौन है ये काल भैरवी? इस तरह से काली आकृति स्त्री की, और वो काल भैरवी या वो दानव जिसकी बात उस तांत्रिक ने की थी। वीरेन ने भी तो कहा था कि वो गांव में ही छुपा हुआ है। मतलब वो छुपा हुआ नहीं, छुपी हुई थी। इसके बाद सभी लौट आए। मैंने अपनी बात को सबके सामने रखना उचित न समझा। क्या पता क्या प्रतिक्रिया देते वो लोग। रात को खाना खाकर हम सब सो गए। आज बड़ी निश्चिंत होकर मैंने सोने का प्रयास किया। नींद भी जल्दी ही आ गई। रात में अचानक वॉशरूम जाने के लिए मैं उठा। जैसा कि गांव में होता है, वॉशरूम घर से थोड़ी दूर आंगन में था। छोटा सा कमरा था जिसकी पिछली दीवार पर छोटे छोटे छिद्र बने हुए थे, जहां से दूर जंगल दिखाई देता था। मैं वॉशरूम करके निवृत्त हुआ ही था कि अचानक उन छोटे छोटे छिद्रों में से मुझे ऐसा लगा जैसे कोई आंख दिख रही हो। मैं चौंक पड़ा। मैंने धीरे से एक छिद्र से आंख लगाकर देखने की कोशिश की, और जो कुछ देखा उसे देखकर एक बार फिर से मैं कांप सा उठा। ऐसा लगा वही काली आकृति वॉशरूम के उस पार है। मैंने तुरंत ही अपने पाजामे की नाड़ा बांधा और जल्दी से दरवाजा खोलकर बाहर निकलने की कोशिश की, मगर नहीं। अगले ही पल मेरे सामने एक बार फिर से वही सियार खड़ा था। ये यहां कैसे आया और घर के आंगन के अंदर? मैं कुछ ना सोच सका और बच्चे की तरह चिल्ला उठा, वीरेन, जल्दी आओ। मेरे सामने वो सियार गुर्राहट की आवाज करता हुआ मुझे देख रहा था। मेरी आवाज सुनकर घर के लोगों के साथ साथ अड़ोस पड़ोस के लोग भी शायद जाग उठे थे। आंटी के कमरे की लाइट जल गई थी। अभी को वीरेन दौड़ते हुए मेरे पास आए। उन्होंने लोमड़ी को देखकर उसे पत्थर मारकर भगाया। वीरेन ने मुझे थामा, नहीं तो शायद मैं गिर ही जाता। अरे इतना क्या घबरा रहा है यार? चल 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 चल, चल। देख देख, यहां ऐसे घर में लोमड़ी उमड़ी आ जाते हैं, डरने का नहीं। नहीं नहीं वीरेन, ये कोई सामान्य लोमड़ी नहीं, ये काल भैरवी की लोमड़ी है। क्या काल भैरवी? हाँ, मैं आज शाम उस मंदिर में गया था। क्या बकवास कर रहा है? क्या हुआ? मैंने आज काल भैरवी को देखा। आगे मैंने जो कुछ भी देखा था वो सब कुछ उन्हें बता दिया। सुनकर वो हंस पड़े। अरे यार, वो सब
कपोल कल्पित कहानी है और तूने देख भी लिया। अचानक ही उन्होंने कहा, ठीक है, तू शांत हो। कल एक काम करेंगे, हम तेरे साथ चलेंगे, देखते हैं तेरी काल भैरवी को। हमारी बातें अचानक ही शायद आंटी के कानों में पड़ गई थी। क्या कहा तुमने? तुम उस मंदिर की तरफ गए थे? तुम्हें पता नहीं है गांव में उधर जाना मना है, और तुम लोग वहां दोबारा जाने की बात कर रहे हो? खबरदार, कोई भी वहां नहीं जाएगा। वीरेन, तुम तो खास कर। आंटी की डांट सुनकर हम सब चुप हो गए और कमरे में आ गए। वीरेन ने कहा, सुन, आंटी की बात सुनने की जरूरत नहीं है। कल हम लोग तेरे साथ जाएंगे, ठीक है? और अच्छा खासा टॉर्च वगैरह लेकर जाएंगे, और हुआ तो तेरी काल भैरवी की फोटो भी खींच कर लाएंगे। उस रात मैं यही सोचता रहा कि आखिर काल भैरवी किस देवी का रूप है। तभी मुझे ध्यान आया, मां काली का वाहन तो लोमड़ी या सियार होता है। तो क्या काल भैरवी काली का ही प्रतिरूप है? वैसे रंग भी तो उसका वैसा ही है। अगली सुबह एक परेशानी खड़ी हो गई। वीरेन को बहुत तेज बुखार था। कल शायद धूप में दिन भर घूमने की वजह से ही यह हुआ था। वीरेन ने कहा, अरे यार, अभी ये तो प्रॉब्लम हो गई। अब देख, कल हम लोग यहां से जाने वाले हैं। अब मेरी तबीयत ऐसी नहीं है कि मैं मंदिर तक जा सकूं, मगर एक बार जाकर इसका डर तोड़ना जरूरी है, वरना कलकत्ता में भी जाकर ये डरता रहेगा। तय हुआ कि अविक और मैं शाम को उस मंदिर में जाएंगे। अविक के हाथों में एक बड़ी सी टॉर्च थी। अविक ने कोई बहाना बना दिया जिस वजह से दुकान नहीं जा पाएगा, इसलिए आज भी उसकी मां को ही दुकान में जाना था। अविक की मां की दुकान में जाते ही साथ हम दोनों निकल पड़े मंदिर के लिए। हमने एक बात ध्यान नहीं दी थी, आज की रात भी एकादशी की रात थी। चलते चलते हम उस तालाब की पगडंडी के पास पहुंचे। अचानक ही दूर मुझे दो जलती आंखें दिखाई दी। मैंने अविक से कहा, अविक, उधर देख। अविक ने जैसे ही उधर रोशनी मारी, कोई चीज वहां से सरक गई। मैंने कहा, वही लोमड़ी थी। अरे साला, लोमड़ी लोमड़ी लोमड़ी, भाई तू जब से यहां आया है तुझे सिर्फ लोमड़ी ही दिखाई दे रही है। पिछले जन्म में लोमड़ी था क्या? कैसी कैसी बातें करता रहता है। चल, कहां मंदिर, जल्दी दिखा। उसके इस गुस्से को देखकर मैं थोड़ा आश्चर्यचकित हो गया। मंदिर के पास पहुंचकर हम दोनों काफी देर तक बैठे रहे, मगर आज कुछ भी नहीं हुआ। अचानक अविक बोल पड़ा, अरे यार, यहां तो बहुत मच्छर चाव रहे हैं। देख, कुछ भी तो नहीं दिख रहा है। चल वापस चलते हैं। मैं भी चौंक पड़ा। मैंने जेब से 2 सिगरेट निकाली, एक अविक को जलाकर देकर बोला, एक काम करते हैं, ये सिगरेट पीते हैं। सिगरेट खत्म होते तक अगर कुछ नहीं हुआ तो चल देंगे। हम अभी सिगरेट पी ही रहे थे कि अचानक दूर से किसी लोमड़ी के रोने की आवाज ने हमें चौंका दिया, और अगले ही पल तालाब में फिर वही पानी की आवाज आने लगी। हमने तुरंत ही सिगरेट बुझाई और दबे पांव से तालाब की तरफ बढ़े। आसमान में एकादशी का चांद निकल चुका था। उसकी रोशनी चारों ओर फैली थी। तालाब का पानी चांद की रोशनी में नहा रहा था, और उसी रोशनी में हमने देखा तालाब से निकल रही थी एक नारी आकृति,
इसका पूरा शरीर निर्वस्त्र था और उसके हाथों में थी एक लोमड़ी की लाश। आज उसका चेहरा हमारी तरफ था। चेहरा पूरी तरह से उसके घने बालों से ढका हुआ था, इस वजह से हम उसे नहीं देख पा रहे। उसके निर्वस्त्र स्तन भी उसके बालों से ढके हुए थे। शरीर का निचला हिस्सा केवल दिखाई दे रहा था, जो पूरी तरह से काला था। उसकी इस आकृति को देखकर हम घबरा ही रहे थे कि अचानक हंसी हमारे कानों में पड़ी। ये आवाज तो पहचानी हुई है, बहुत पहचानी हुई। तभी हंसी के बाद नारी कंठ हमारे कानों में पड़ा। क्यों आए हो तुम लोग यहाँ? मैंने कहा था ना तुमसे नहीं आना यहाँ। सुनकर मैं और अविक चौंक पड़े। फटी फटी आंखों से उस आकृति की ओर देख रहे थे। काल भैरवी की आकृति हमारे सामने खड़ी थी। इसके गले से आवाज आ रही थी अविक की मां की। इसका मतलब गांव में छुपी हुई वो दानव और कोई नहीं,